हेलो नी टेस्ट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो माय नेम इज हिमांशु दूड़ी, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम अपना मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। देखो आज के लेक्चर में देखो हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, पहले ये देखते हैं ना। हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स कर चुके हैं, मोल कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे और परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट होंगे उतने वो क्या होगी, उसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे ये क्या है, O2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास। क्या है ये हमारे पास, O2 का मॉलिक्यूल है। तो इसमें इसमें कितने मॉलिक्यूल है O2 के, 2। तो कितनी एटॉमिसिटी है इसकी, 2। तो कितनी एटॉमिसिटी है इसकी, 2। ऐसे यहाँ पर देखो हीलियम, हीलियम का क्या है, एक एटम है। तो एक एटम इसमें प्रेजेंट है तो इसकी एटॉमिसिटी 1। यहाँ पर देखो CO2, दो एटम तो ऑक्सीजन के और एक एटम किसका है हमारे पास, कार्बन का। तो कितनी एटॉमिसिटी हो गई, 3। यहाँ पर O3 है तो O के कितने एटम प्रेजेंट, 3 एटम। तो यहाँ पर भी इसकी एटॉमिसिटी 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ मुझे, इसमें क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के। तो इसकी कितनी एटॉमिसिटी हो गई, 4 और 5 और 2, 7। तो कितनी एटॉमिसिटी हो गई इसकी, 7। तो कुछ नहीं, एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, उसकी एटोमिसिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ गैस, जो क्या गैस हमें गिरी हुई है उसकी डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। और ये कब होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है, कि टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। ठीक है, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है, ठीक है। तो कुछ चीज वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, कि जो डेंसिटी दी होगी, जिस गैस की डेंसिटी दी होगी, वो जो भी कोई गैस है उसकी डेंसिटी दी होगी, उसकी डेंसिटी को किससे डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वेपर डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी को, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गिवन गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या डेफिनेशन हो गया वेपर डेंसिटी की, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गिवन गैस टू द डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और देखो इसकी कोई क्या होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये क्या होती है, यूनिट लेस होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये क्या होता है, यूनिट लेस। क्योंकि देखो डेंसिटी डेंसिटी डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, यूनिट्स कट जाएंगी, ठीक है। और जो हमारी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है ना, वो होती है हमारे पास 0.00089। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन लगाकर, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर मोल। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी हो गई हमारे पास, 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर मोल। ये क्या हो गई, हाइड्रोजन की हमारे पास डेंसिटी ये होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मैं डेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम V। तो डेंसिटी को, तो किसी भी गैस की डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम V, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे फिर मैं हाइड्रोजन के लिए भी यही बोल सकता हूँ कि मास ऑफ H2 गैस एट सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मीन्स वॉल्यूम पर, यही तो होता है डेंसिटी का मतलब, यही तो होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम V। और हाइड्रोजन के लिए बोल सकता हूँ मास ऑफ H2 गैस एट वॉल्यूम V, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा है, एवोगाड्रो, हमें एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं इसको क्या, अब देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस। इस तरीके से भी मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो, अब मैं इसमें से अगर मैं n को कॉमन ले लूं तो n बाहर लिखूं, इसको ऐसे लिख दूं, n इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस एंड n इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 गैस। इस तरीके से लिख लूंगा तो n से n कट जाएगा, ठीक है।
एन से एन कट गया। तो एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। उसी को तो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ये जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। तो जो हमें गैस गिवन होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। H2 का कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 2। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनकर आ गया? हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया वेपर डेंसिटी का। क्या फॉर्मूला होता है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। अब देखो, अब वेपर डेंसिटी दी होगी हमें यहाँ पर, किस तरीके से फॉर्मूला यूज हो सकता है? वेपर डेंसिटी दी होगी तो हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा, तो क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, वेपर डेंसिटी पूछ लेगा। वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी हमारी अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा? यहाँ पर देखो, मोलिकुलर वेट हमसे पूछ लिया, वेपर डेंसिटी दी हुई है, हमें मोलिकुलर वेट पूछ लिया, तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलिकुलर वेट दिया होगा तो वेपर डेंसिटी पूछ लिया अगर हमसे, तो कैसे निकलेगा? मोलिकुलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, देख सकते हो रीअरेंज करके मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला कि अगर मोलिकुलर वेट पूछा होगा तो वेपर डेंसिटी अपॉन, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, जब हम डेंसिटी को किसी दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? डेंसिटी। जैसे डेंसिटी ऑफ गैस ए विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस बी, तो इसी उसको हम क्या बोल देंगे? रिलेटिव डेंसिटी बोल देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन करते हैं पहले। अगर इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 14, देन गैस इज, अगर किसी कोई हमारे पास गैस है उसकी वेपर डेंसिटी में कितनी दे दी है? 14 दे दी है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि वो गैस को क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई गैस दे दी हमें, ठीक है, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी दे दी गैस की? हमें 14 दे दी, तो हमसे पूछ लिया कि वो कौन सी गैस होगी। तो देखो, वेपर डेंसिटी हमें दे दी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी दे दी, मोलिकुलर वेट निकाल देंगे तो हमें गैस का पता लग जाएगा कौन सी गैस है वो। ठीक है, तो देखो, वेपर डेंसिटी क्या है यहाँ पर? वेपर डेंसिटी मेरे पास 14 है, तो 14 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 28। तो क्या मोलिकुलर वेट आ गया? 28। तो 28 मोलिकुलर वेट किसका होता है? 28 मोलिकुलर वेट किसका होता है? बताओ मुझे एक बार, 28 मोलिकुलर वेट किसका होता है? N2 का होता है भाई 28 मोलिकुलर वेट। तो किसका होता है 28 मोलिकुलर वेट? N2 का। तो क्या गैस आ गया हमारे पास वो? N2। क्या कौन सी गैस होगी वो हमारे पास? नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो कौन सी गैस होगी हमारे पास? वो नाइट्रोजन गैस होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन। अच्छा, वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है गैस की हमें विद रेस्पेक्ट टू मीथेन। तो हमें क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दी हुई है गैस की, किसके रेस्पेक्ट में? मीथेन के रेस्पेक्ट में। कितनी? 4। तो हमें बताना है वो गैस क्या होगी। ठीक है, तो हमें बताना है गैस क्या होगी। तो वेपर डेंसिटी हमें किसके रेस्पेक्ट में दे दी? मीथेन के। तो यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे? रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस, और जिस किसके रेस्पेक्ट में दी हमें गैस की डेंसिटी? मीथेन के, तो डेंसिटी ऑफ मीथेन। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखो, ये हमें कितनी दी है? हमें कितनी दी है ये चीज हमें दे दी 4। वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीथेन क्या दे दी हमें? 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है? गैस की डेंसिटी निकलवा रहा है। तो गैस की डेंसिटी कैसे निकाल देंगे हम? तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मोलिकुलर वेट होगा गैस का, मोलिकुलर वेट अपॉन डेंसिटी को हम मोलिकुलर वेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी पीछे मैंने ड्राइव करके बताया आप लोगों को। मोलिकुलर वेट अपॉन गैस डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ क्या लिख सकते हैं? मीथेन। और ये किसके इक्वल दे दिया? 4। यही चीज तो हम वेपर डेंसिटी को इस तरीके से तो लिख सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ मीथेन कितना होगा? 16 होगा। तो बस मोलिकुलर वेट यहाँ पर निकाल दो गैस का। तो मोलिकुलर वेट ऑफ मीथेन 16 इक्वल टू 4। और यहाँ से मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा हमारे पास? गैस का मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा हमारे पास? गैस का मोलिकुलर वेट हमारे पास आ जाएगा 64। तो 64 कौन सी गैस का मोलिकुलर वेट होता है हमारे पास? बताओ, बताओ मुझे किसका होता है 64? SO2 का। SO2 का किसका होता है मोलिकुलर वेट? 64 SO2 का। तो क्या कौन सी गैस आ जाएगी हमारे पास? SO2। ठीक है, अब देखो, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 1.96 ग्राम, देन फाइंड वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो हमें क्या दे दिया? 1 लीटर गैस का मास दे दिया कितना? 1.96 ग्राम। तो हमसे क्या फाइंड करा है? वेपर डेंसिटी फाइंड करा रहा है, और हमें क्या फाइंड करा रहा है? मोलिकुलर वेट। तो देखो, हमें क्या किया है? हमें हमें गिवन है क्या? वेपर डेंसिटी, सॉरी, मास हो दिया है 1 लीटर गैस का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 लीटर गैस जो है में 1 लीटर गैस में क्या होगा का? 1.96 ग्राम क्या होगा? एक गैस है 1 लीटर, मास मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज इतना। इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई एक 1 लीटर गैस है, उसका मास कितना है? 1.96 ग्राम है।
तो हमें यही तो दिया 1 लीटर गैस का मास कितना है 1.96 ग्राम है। तो मैं आपसे 1 मोल की बात करूं तो हमने क्या उनसे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 22.24 लीटर के बराबर होता है। इसके इतने के बराबर होता है। तो मैं अगर मैं ये पूछूं कि अगर 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर के बराबर होता है तो मैं आपसे तो यहाँ पर मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 मोल इतने के बराबर होता है और इतने इसको मैं क्या कर दूं अगर मैं यहाँ पर इसको वैसे बोल दूं 1.96 इंटू 22.4 लीटर। इस तरीके से तो लिख सकता हूँ मैं इसको क्योंकि 1 मोल इसके कितने के बराबर 22.4 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर को और 1 लीटर कितने क्या होगा 1 लीटर को इतने के बराबर है 22.4 कितने क्या होगा तो उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं निकल जाएगा मेरे पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा नियरली 44 ग्राम के बराबर आएगा। कितना आएगा नियरली 44 ग्राम के बराबर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है तो हमारे पास ये क्या आ गया हमारे पास ये वेट आ गया। क्या आ गया हमारे पास वेट आ गया। क्या मोलिकुलर वेट हमारे पास ये क्या आ गया मोलिकुलर वेट आ गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया हमारे पास 44। मोलिकुलर वेट हमने क्या कितना निकाल लिया यहाँ से 44। कैसे निकाला देखो दोबारा मैं समझा देता हूँ। हमें 1 लीटर गैस का इतना मास दिया हुआ था और हमें क्या पता है हमें पता है कि 1 मोल जो 1 मोल किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है और हमें क्या क्या दिया था 1 लीटर। तो 1 लीटर जो है इतने के बराबर है तो 22.4 लीटर कितने का होगा उसको इतने ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लीटर को इतने ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतने लीटर का मेरे पास मास आ जाएगा 22.4 लीटर का मास आ जाएगा। कितना है 44 ग्राम। तो हमारे पास ये क्या निकाल दिया मैंने मोलर वेट निकाल दिया। बस मोलर वेट आ गया तो वेपर डेंसिटी निकल ही जाएगा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मोलर वेट डिवाइडेड बाई टू। मोलर वेट कितना है 44 तो 44 डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा 22। तो हमारे पास क्या आ गई मोलर वेट इसका गैस का सॉरी वेपर डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास 22। तो कितनी वेपर डेंसिटी आ गई हमारे पास 22 अगर मोलर वेट कितना है हमारे पास 44। ठीक है आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं अब बात करते हैं जी परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है ये क्या भला है जी। तो कुछ नहीं है कि जब आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ होगा उसके मास को कोई भी एलिमेंट उसके मास को किससे डिवाइड कर दो जो कंपाउंड है जिस कंपाउंड में से जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो तो हमारे पास क्या आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन होती है उसको उसकी मास परसेंटेज भी बोल देते हैं हम उसको। तो हम निकाल लेंगे कैसे देखो यहाँ पर ये एग्जांपल देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालूं तो कितना होगा कैल्शियम का मोलिकुलर वेट 40। ठीक है जी कार्बन का कितना होता है जी 12। ठीक है जी और हमारे पास क्या है जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास ऑक्सीजन है 3 और एक ऑक्सीजन का 16 और 3 का 3 into 16। तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 40 प्लस 12 कितना हो गया 52। ठीक है और प्लस 16 थी 48 52 प्लस 48 कितना आ गया 100। तो मेरे पास क्या आ गया 100 ग्राम आ गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना आ गया मेरे पास 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मेरे पास क्या आ गया 100 ग्राम आ गया। ठीक है अच्छा जी अब मैं अगर आप लोगों से यहाँ से ये पूछ लूं कि कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी तो परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी कुछ नहीं है कि कार्बन के वेट मास से क्या कर दो कार्बन एक एलिमेंट सॉरी कार्बन कह रहा है कैल्शियम कैल्शियम कार्बन बोल रहा हूँ। कैल्शियम एक हमारे पास क्या एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के मास को किससे डिवाइड कर दो जो मोलर मास है टोटल कंपाउंड को उससे डिवाइड कर दो। तो कैल्शियम का मास कितना होता है हमारे पास 40। तो 40 को डिवाइड किससे कर दो 100 से हमारे पास क्या आ जाएगा 100 से डिवाइड कर दो और 100 और ये मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी तो कैल्शियम कितनी परसेंटेज आएगी 40%। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कैल्शियम कितने परसेंट प्रेजेंट है 40% प्रेजेंट है। ठीक है ऐसे अगर मैं आप लोगों से किसका पूछ लूं परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ लूं तो कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी कार्बन का वेट कितना होता है 12। ठीक है उसको किससे डिवाइड कर दो 100 से और मल्टीप्लाई 100 तो 100 से 100 कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12%। तो कैल्शियम कार्बन की कितनी आ जाएगी परसेंटेज 12%। ठीक है ऐसे में अगर आप लोगों से ऑक्सीजन की पूछूं तो ऑक्सीजन की कितनी होगी तो हमारे पास क्या है जी O3 दिया हुआ है तो O3 का वेट कितना है जी हमारे पास 48। 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो 100 से 100 गायब तो कितनी परसेंटेज आ गई हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन की 48%। तो यही क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन देना क्या कहलाएगी मास परसेंटेज बोलते हैं क्या कि जो एलिमेंट है एलिमेंट के मास को जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास क्या आ जाती है परसेंटेज कंपोजिशन निकल कर जाती है या फिर हम बोल सकते हैं मास परसेंटेज हमारे पास आ सकती है। और क्वेश्चन देखो देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है हमारे पास क्या दिया हुआ है ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है C6H12O6 क्या है ग्लूकोज है हमारे पास क्या फाइंड करनी है
परसेंटेज कार्बन की और परसेंटेज एच और परसेंटेज ओ। ठीक है, इनकी हमें परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो देखो इनका करते हैं। अच्छा, पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका क्या, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर निकाल लेना। बस सिखाया हुआ मैंने कैसे। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? 180। तो मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम। ठीक है जी। अब परसेंटेज कर निकाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले सबसे पहले किसके निकाल लेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं जी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि मास कितना है कार्बन का? यहाँ पर कितने, हमारे पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन। एक कार्बन का मास 12 होता है, लेकिन कार्बन कितने? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, इस किससे डिवाइड कर देंगे इसको? जो हमारे पास मोलिकुलर वेट है कंपाउंड का कितना है? 180। तो 180 से इसको डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो जीरो से जीरो गायब। और ये कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा, और ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये 5 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। अब इसको 3 से काट दो, 2 टाइम्स, और ये 3 से 3 टाइम्स चला जाएगा। अब 3 से इसको काट दो, 4 टाइम्स। तो दो चौक 8 और 8 पंजे 40। तो कितनी आ गई हमारे पास? कितनी परसेंटेज आ गई हमारे पास कार्बन की? 40%। तो कार्बन कितने परसेंट आ गया हमारे पास? 40%। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जी? सेकंड में हमसे फाइंड करा रहा है जी क्या? सेकंड क्वेश्चन में हमसे किसकी परसेंटेज फाइंड करा रहा है? हमसे सेकंड में परसेंटेज फाइंड करा रहा है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? कितना होता है बताओ मुझे? एक हाइड्रोजन का मास होता है कितना? 2, 1 होता है। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो कितने हैं? 12 हाइड्रोजन। तो 12 डिवाइडेड बाई कितना? 180 इंटू 100। ये खत्म। ठीक भाई। और ये कितने? 9 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ पर? और कुछ कट रहा है क्या? बताओ मुझे, कुछ कटता हुआ। और कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? देखो, 3 टाइम्स, ये, अरे एक मिनट, देखो दोबारा करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन दोबारा करते हैं, गलत करते हैं। देखो दोबारा बताता हूँ, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। देखो, हमने क्या करा? 12 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप। जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, 2 से 9 टाइम्स चला गया, 2 से 5 टाइम्स चला गया, 3 से 3 टाइम्स चला गया, 3 से ये कितने टाइम चला गया? ये 3 से कितने टाइम चला गया? 4 टाइम्स। ठीक है, 3 से ये 9 टाइम्स चला गया, और ये 4 टाइम्स चला गया। ठीक है, अब कितना आ गया तुम्हारे पास? ये 4/15। कितना आ गया हमारे पास? 4/15%। 4/15। हम कैसे क्या बोल सकते हैं इसको? ये हमारे पास आ गया 4/15। ठीक है, 4/15%। तो 4/15 को अगर मैं और आगे फर्दर सोल्व करना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाऊंगा, ये जीरो डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 15 के अंदर 15 दूनी 30। तो 0.2 करके कुछ ऐसे आ जाएगा। एक काम करो, सिंपल ही कर लेते हैं ना। एक काम करो, इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट ही कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं कैलकुलेशन को। कैसे करेंगे देखो, और सिंपल कैसे करेंगे देखो। साथ साथ देखो, मैं कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूँ आप लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, ये करा हमने। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको 6 से काट दो, 6 टू जा, और ये 6 थ्री जा। ठीक है, ये 6 टू जा काट दिया, 6 थ्री जा काट दिया, और ये जीरो से तो जीरो हमने काट ही दिया। हमारे पास क्या आ गया? 2/3 इंटू 10। ये हमारे पास आ गया 2/3 इंटू 10 आ गया। ठीक है, तो 2/3 इंटू, तो ये 20 बन गया ऊपर। तो 20 को जब 3 से काटोगे तो कितने कट जाएगा? 0.66। 0.66 कुछ कटेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 60। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर खिसकाऊंगा, मैंने साइंटिफिक नोटेशन में बताया हुआ आप लोगों को। अगर इधर खिसकाऊं तो 10 आ जाएगा। 6 इंटू 6 क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन की फाइंड करा रहा है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? तो ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 6 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 सिक्कम 4 में, तो 96 हो गया। ठीक है, और हमारे पास 180 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, और ये 9 टाइम्स खत्म, और ये 5 टाइम्स खत्म। ठीक है, अब देखो और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? बताओ मुझे। ये एक काम करो, इसको कितने से काट देते हैं हम? 3 से काट लो, एक काम करो।
तो ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो। 96 डिवाइडेड बाई 180 करा मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया और इसको थ्री से काट लेते हैं पहले। थ्री सिक्स जा, और इसको थ्री से कितनी बार जाएगा, थ्री थ्री जा और थ्री टू जा, 32 टाइम्स चला गया। और ठीक है, बाकी और काट लेते हैं इसको, कितने टाइम्स जाएगा हमारे पास ये दो से काट लेते हैं तो 16 टाइम्स जाएगा, दो से ही थ्री टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा 16/3 इतना मेरे पास आ जाएगा। तो 16/3 लगभग आएगा मेरे पास 5.33। ठीक है, ये मेरे पास आएगा 5.33 और इंटू 10, तो अगर मैं इसको, तो ये क्या जाएगा 53.3%। तो कितना आ जाएगा 53.3% क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, देन मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन। तो मिनिमम मोलिकुलर मास हमें बताना है इंसुलिन का कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए जो है कम से कम एक सल्फर का एटम तो प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम मास के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर मिनिमम मास कम से कम देखो, फॉर मिनिमम मास एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट, सल्फर शुड बी प्रेजेंट मिनिमम मास के लिए। तो कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट होना चाहिए सल्फर का ना। तो ये कंडीशन होगी फॉर मिनिमम मास के लिए। मिनिमम मास के लिए क्या कंडीशन होगी कि कम से कम हमारे पास सल्फर का एक एटम तो प्रेजेंट होना है। और सल्फर के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 32 होता है। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर कैसे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3.4% सल्फर दिया हुआ है। और ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3.4% का मतलब क्या है कि 3.4% सल्फर है और कितने में है ये, तो परसेंटेज क्या होता है, 100% होता है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 3.4 ग्राम प्रेजेंट इन 100 इंसुलिन। 100 इंसुलिन में जो सल्फर का मास है वो कितना है, 3.4 ग्राम है। ठीक है, तो और यहां से मैं वो यूनिट मेथड लगा रहा हूँ, 1 ग्राम में कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 3.4, कितने इंसुलिन होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया, 100 डिवाइडेड बाई इतना होगा, और कम से कम मिनिमम मास के लिए 32 होना चाहिए। तो 32 में कितना होगा, 32 में कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 32, ये होगा हमारे पास, है ना। तो देखो कैसे इसको निकाल लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो आ जाएगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास सोल्व होने के बाद अगर मैं करूंगा इसको, दो टू वन जा टू और टू सेवन जा, ठीक है, हो जाएगा। और ये कितने टाइम्स आएगा, टू फाइव जा, तो कितना 500 टाइम्स ये चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास लगभग आएगा वो हमारे पास, मैं बता देता हूँ आपको, नियरली आएगा 941 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पता लग गया हमें कि जो 3.4% सल्फर प्रेजेंट है ना इंसुलिन में, वो कितना मास होगा उसका, 941 ग्राम मास होगा। तो 941 ग्राम उसका मास होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं जी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं जी, ये क्या बोला है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इट इज प्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो जितने एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज का देखो, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका मोल का फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। ऐसे हमारे पास ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या है, CH3COH। तो ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ये क्या है हमारे पास, किसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूले की। अच्छा जी, अब इंपेरिकल फॉर्मूले की और बात कर लेते हैं। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो क्या है, ये कुछ नहीं है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना, जो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, जो उसमें एटम प्रेजेंट है, उन एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये बाद में बात करूंगा, पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकाला हमने। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन से बात करेंगे कि हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज हमें गिवन होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, परसेंटेज जो गिवन होगी उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो परसेंटेज कितनी है, 48।
तो 48% डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12, तो उसको उससे डिवाइड कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है, यहाँ से कितना आया 4। ठीक है जी, तो यहाँ पर 10% है और हाइड्रोजन है 10 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से कितनी आ जाएगी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा रेशियो ये वाला 42 डिवाइडेड बाई एक नाइट्रोजन का कितना होता है बताओ मेरे को, मास 14 होता है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ से कितना आ गया परसेंटेज और एटॉमिक मास का रेशियो कितना आ गया यहाँ से 3। सेकंड स्टेप ये क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा जी, सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कि जो ये हमारे पास परसेंटेज और एटॉमिक का मास का रेशियो है इसका रेशियो ले लो। रेशियो कैसे लेंगे जी, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो, इसका रेशियो ले लो। तो रेशियो कैसे लेंगे जी कि देखो यहाँ पर कितना आए थे 4, यहाँ कितना है हमारे पास 10 और यहाँ पर कितना है हमारे पास 3 आए थे। तो अब इसको क्या करो, जिसके सबसे कम हमारे पास पर ये आया परसेंटेज और एटॉमिक मास का रेशियो, जिसका सबसे कम आया उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो सबसे कम क्या है 3 आया, तो 3 को इससे भी डिवाइड कर दो, 3 को इससे भी डिवाइड कर दो और 3 को इससे भी डिवाइड कर दो। जब 4 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1.33 समथिंग आएगा, और जब 10 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.33 समथिंग आएगा। ठीक है, और 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना चाहूँ तो राउंडिंग ऑफ करके, तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना चाहूँ इसका, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा इसका, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ जाएगा ये, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1.33 को 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 3.3 को क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और मेरे पास ये क्या है 3, ये यहाँ पर 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा ये हमारे पास, कार्बन 1% होगा और हाइड्रोजन 3% होंगे और नाइट्रोजन कितने परसेंट होंगे 1 होगा। तो ये क्या है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी भी एटम्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपने एक चीजें समझ ली, तो यहाँ पर देखो अब तो वही काम है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे जिसका सबसे छोटी सबसे कम रहेंगे वो क्या है कार्बन है ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या करो सबको 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से डिवाइड, इसको भी 6 से। तो ये 6 से 6 गया 1 बचेगा, 6 से ये गया 2 बचेगा, फिर 6 से ये गया कितना 1 बचेगा। तो क्या आ गया CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास सबसे कम, बताओ मुझे सबसे कम क्या है यहाँ पर है। देखो यहाँ पर सबसे कम हमारे पास 2 तो कार्बन है और 2 क्या है ऑक्सीजन है, और 4 क्या है मेरे पास, क्या है 4, 4 हाइड्रोजन है। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 2 है सर, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से 2 1 बचे, एक कार्बन बचेगा, 2 कार्बन है ना। यहाँ पर 4 से 4 को, यहाँ 4 होगा, ये वाला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 4, 4 को 2 से, तो एक हाइड्रो सॉरी 2 हाइड्रोजन बचेंगे और 2 ऑक्सीजन को 2 से करेंगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा। तो क्या आएगा CH2O। अब यहाँ पर देखो C6H6, तो यहाँ पर क्या करो सीधा 6 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा CH, C2H2 2 2 से डिवाइड कर दो CH, C2H4 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से, इसको 2 से, तो क्या आ जाएगा CH2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3। इसको क्या करो 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा CH, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास CH, एक मिनट, CH4 ही आएगा ना, हाँ CH4 आएगा तो ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा इसका भी CH4। तो और वाटर देखो यहाँ पर तो वाटर का क्या होगा, वाटर में क्या है बताओ मुझे एक बार, वाटर में क्या है सिंपलेस्ट, ये क्या है O2 ही, और 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो 2 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा वाटर का भी H2। समझ में आया कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अब जैसे हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इसी जो मैंने दिखाया इसी से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एक क्या कर दो, एक नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है उसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो हमारे पास जैसे हमारे पास ये था C6H12O6 था, तो इसमें स्मॉलेस्ट सबसे कम क्या प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन है और ये, इसको क्या कर दो जो सबसे हमारे पास कम बार प्रेजेंट है फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो एटम सबसे कम बार प्रेजेंट है उससे उसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या जाता है मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। तो क्या है हमसे क्या सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को उसके किसी एक नेचुरल एन से एन हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एन क्या हो सकता है 1 2 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या बन गया
n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। हमारे पास क्या बने, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। n क्या हो सकता है पर हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, n का मतलब क्या हो सकता है, जो सबसे कम बार प्रेजेंट है उससे उसको डिवाइड करो तो n वो हो जाएगा बस। ठीक है, इतना याद रखो अभी के लिए। ठीक है, अच्छा मोल का मास परसेंटेज क्या होगा जी इसके लिए, तो मास परसेंटेज के लिए देखो क्या होगा, मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड इंपेरिकल का फॉर्मूला मास, और उसको क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मास परसेंटेज में आ जाएगा। क्या हो जाएगा वो, उसका मास परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो ये तो बताया मैंने यहाँ पर, मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू 100, तो हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाया इस एग्जांपल के थ्रू, आपको बताया किस तरीके से फॉर्मूला बना। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं इसका। अब क्या एग्जांपल है, देखो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कार्बन 48% है, हाइड्रोजन 10% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 42% है। और हमें क्या दे दिया, इस मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट दे दिया 60 ग्राम। इस मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट कितना दे दिया हमें, 60 ग्राम दे दिया। तो देखो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। सबसे पहले वही तो करेंगे, किसके एटॉमिक, इनके एटॉमिक मास से इनको डिवाइड कर दो, 42 को 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। एक मिनट, ये तो क्वेश्चन हो गया था ना। अरे एक काम करो, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, कार्बन को हम ले लेते हैं यहाँ पर 39%, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। कार्बन 39% लेते हैं, ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं 7%। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन को हम ले रहे हैं 7%। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं भाई, 53% ले लेते हैं, 53%। ठीक है, यहाँ मैंने कितना ले लिया, 53% हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब देखो, अब कार्बन 39 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग आएगा हमारे पास 3.12 के 3.25 समथिंग आ जाएगा। और जब 7 को 1 से, तो यहाँ पास क्या आएगा, 7 ही आएगा। अच्छा जी, 53 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, 3.33 समथिंग आएगा। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको सब सारे सबको डिवाइड कर दो उससे, तो उसमें छोटा क्या 3.3, तो इसको 3.33 से डिवाइड करो, इसको 3.33 से डिवाइड करो और इसको 3.33 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, अच्छा ये चीज हो गई हमारी। अच्छा, तो यहाँ से जब मैं इसको 3.25 को 3.33 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 3.25 से करेंगे यार, सबसे छोटा 3.25 है ना, इसको भी 3.25, सबसे छोटा 3.25 है ना हमारे पास, तो 3.25 से करेंगे। तो यहाँ से इसको करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, जब 7 को 3.25, तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स, लगभग लगभग 2 टाइम्स चला जाएगा। लगभग लगभग कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा ये। और 3.3 को जो 3.25 से करेंगे तो लगभग लगभग 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो क्या आ जाएगा, CH2O, ये क्या आ गया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। समझ में आया, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर हमारे पास ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया और मैं आपसे मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, और आपसे मैं कहूँ इसमें मोल फाइंड करने के लिए, मैं आपसे क्या कहूँ, मोल फाइंड करने के लिए कहूँ, तो कैसे निकालेंगे, देखो मोल, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया, तो इसका देखो मोल कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे मोल, देखो अगर मैं आपसे मोल, सॉरी मोल कह रहा, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहूँ, ये फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को, ये मोलिकुलर वेट इंटू एन टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बस अगर मैं आपसे इस एन की वैल्यू फाइंड करने के हूँ, तो कैसे निकालेंगे, देखो एन की वैल्यू, मोलिकुलर वेट को क्या कर देंगे हम, मोलिकुलर वेट हमें गिवन है 60, इसको क्या डिवाइड, किससे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो इसको, इंपेरिकल वेट से। तो इंपेरिकल वेट कितना है, कार्बन का 12 और ये दो हाइड्रोजन का 2, 14, और 14 और 16 कितना हो गया, 30। तो कितना हो गया हमारे पास इंपेरिकल वेट, कितना आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट कितना आ गया, 30। तो क्या आ गया हमारे पास, सिंपलेस्ट रेशियो 2। तो हमारे पास क्या आ गया, एन इक्वल टू कितना आ गया, 2। अगर एन इक्वल टू 2 आ गया, तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा इसका, मोलिकुलर वेट लिख दिया मैंने, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था, CH2। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CH2O, ये है, इसको 2 टाइम्स कर दो तो क्या आ जाएगा, C2H4O2। तो ये क्या आ गया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। समझ में आया मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकाला हमने, समझ में आया कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला निकाला हमने यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.7% ऑफ कार्बन, फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ इट्स वेपर डेंसिटी इतनी। तो हमें एक हाइड्रोकार्बन देते, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे खाली इसमें,
हाइब्रिड कार्बन का मतलब क्या है कि खाली उसमें क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है जी। अब उसमें 85.7% क्या दे दिया हमें, कार्बन दे दिया। ठीक है जी, अगर हमें 85.7% कार्बन दे दिया तो 100% में बाकी बचा वो क्या बचेगा, हाइड्रोजन की परसेंटेज बचेगी, कितनी बची, 14.3%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा जी, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब मैंने क्या बताया था कि इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हटाऊंगा तो एक जीरो आ जाएगी नीचे, 120 हो गया। अब हाइड्रोजन इसको भी इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या होता है। इसको यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 85.7% डिवाइड बाई 120 और 14.3 डिवाइड बाई 1। तो जब मैं इसको इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना कितना आएगा, ये देखो। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा, ये कम 12×7 = 84। लगभग लगभग ये आ जाएगा 7 ये 7 बार जाएगा, फिर एक बचेगा, तो कितना 17 और 12 एकम 12 में जाएगा फिर। ठीक है, फिर कितना बचेगा मेरे पास, 5 बचेगा, और 12×5 = 12 57 हो जाएगा ना, तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स तो 7.4। और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 14.3 पर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो, जो सबसे छोटा है इससे उसको डिवाइड करो, 7.14 ये सबसे छोटा है, इसको इससे डिवाइड कर दो, और इसको 7.14 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास ये क्या देगा, 1:1 क्या गया। इसको मैं अगर 14.3 को 7 से करूंगा तो लगभग लगभग 2 टाइम्स ही जाएगा ये, है ना। तो 1:2 हमारे पास इसका रेशियो आ गया। बस ये हमारे पास से क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा, क्या है, CH2। इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 आ गया इसका। ठीक है। अच्छा जी, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 आ गया। अब हमें लेकिन यहाँ पर फाइंड क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी अब यहाँ पर हमारी, बताओ एन की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, बताओ मुझे एक बार, एन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एन की वैल्यू तो कैसे निकलेगी, हमें क्या दी हुई है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो मैंने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी तो हमने क्या फाइंड करा था, देखो यहाँ पर एन कैसे निकाला था, मोलिकुलर वेट निकाला था हमने। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकाला, देखो मोलिकुलर वेट हमें, देखो यहाँ पर मोलिकुलर वेट इस वाले केस में ये तो दिया हुआ था, लेकिन हमें इस वाले केस में क्या करना है, करना है मोलिकुलर वेट निकालेंगे, तब हम हमारे पास इसका क्या आएगा, एन की वैल्यू निकलेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो मोलिकुलर वेट निकाले, वेपर डेंसिटी दी हुई है तो 42 वेपर डेंसिटी, 42 यहाँ से मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा बताओ, मोलिकुलर वेट कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, मोलिकुलर वेट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 2 4 84 हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर वेट। बस अब मोलिकुलर वेट आ गया आपके पास, तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ मुझे, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, हम मास ऑफ इम्पेरिक का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोल का फॉर्मूला। तो कैसे, यही तो करा था पीछे भी, अभी यहाँ याद है, देखो ये वही तो चीज करी थी हमने। तो यहाँ पर देखो, तो इम्पेरिक का फॉर्मूले का मास एक 12 और 2 कितना 14। ठीक है, 14, सॉरी, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मोल का फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला का तो कितना 84 आया। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। तो क्या आएगी एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 6, एन की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 6। तो बस अब इसका मोल का फॉर्मूला निकाल लो। मोल का फॉर्मूला क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, CH2 हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो C6 क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास मोल का फॉर्मूला, C6H12, C6H12। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका इंपेरिकल, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला। समझ में आया कैसे निकाला मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर हमने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो और भी अच्छा, हाइड्रोकार्बन है एक, उसमें 80% कार्बन प्रेजेंट है, उसका फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ इट्स वेपर डेंसिटी थी। तो देखो 80 कार्बन, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे उसमें, 80% कार्बन दिया है तो बचा कितना, 20% हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। ठीक है जी। अब इसको इससे इसके एटॉमिक मास को डिवाइड, इनके एटॉमिक मास से इनको डिवाइड करते हो तो 12 से कितने टाइम्स जाएगा बताओ मुझे, 12 क्या होता है, 12 6 72, तो कितने टाइम जाएगा, 6.66 जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको इनको डिवाइड कर लो, तो इसको 6.6 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा यही है, इसको भी 6.6 से डिवाइड कर लो। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या है, इसको यहाँ कितना जाएगा, 1 टाइम्स, और ये लगभग लगभग 3 टाइम्स, इससे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, तो 1:3। यहाँ से अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास,
इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ से कितना आ गया इसका, CH3। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, बस इंपेरिकल फॉर्मूला मोल का फॉर्मूला निकालने के लिए एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वही वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो वेपर डेंसिटी 15, वहां से मोल का वेट निकलेगा। देखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो वेपर डेंसिटी 15 इंटू 2 इक्वल टू मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ गया मोलिकुलर वेट हमारे पास 30, तो बस मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला, तो मोलिकुलर वेट एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू क्या होगी, मोलिकुलर वेट 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूले का कितना है, कार्बन 12 और 3 कितना हो गया 15, कितने एन की वैल्यू क्या आ गई 2, एन की वैल्यू कितने आ गया हमारे पास 2, बस अगर एन की वैल्यू 2 आ गई तो मोल का फॉर्मूला निकल ही जाएगा, क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, बस तो क्या देंगे यहाँ से C2H6, तो क्या आ गया हमारे पास इथेन, सॉरी इथेन, क्या आ गया हमारे पास यहाँ से इथेन, तो क्या कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास इथेन, तो C2H6 क्या आ गया हमारे पास C2H6, तो कौन सा है ये वाला इथेन, तो क्या आ गया हमारे पास इथेन C2H6, समझ में आया। यहाँ पर कैसे निकाला हमने मोल का फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन का C2H6 बन गया हमारे पास इथेन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हम इन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी फॉर्म अ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 50% ईच। ठीक है जी, ए और बी एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसमें ए और बी की दोनों की कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है, 50-50% प्रेजेंट है। फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 20 एंड बी इज 40। तो हमें क्या फाइंड करा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करा रहा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ए और बी दो कंपाउंड मिलकर एक, दो कंपाउंड हमारे पास एक मिलकर क्या एक कंपाउंड फॉर्म करने, दो हमारे पास क्या है एटम है मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करने हैं, और दोनों कितने कितने परसेंट दे दिए, 50-50% हमें दे दिए, दोनों 50-50% हमें दे दिए। और जो हमारे पास ए है, ए का एटॉमिक वेट कितना दे दिया 20, तो बस 20 ए का एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, और बी का कितना दिया 40 का एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। जब इसको फाइंड कर इनको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये कितना आएगा 2.5, और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास ये 1.25, तो बस 2.5 को 1.25 से डिवाइड कर दो, सबसे छोटा वही है, और यहाँ पर भी 1.5 से 1.5 को डिवाइड कर दो, तो 2.5 डिवाइड बाई 1.25 कितना आ जाएगा मेरे पास, समथिंग समथिंग लगभग टू टाइम्स जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा ये 1 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला A to B, क्या आ गया हमारे पास A to B, समझ में आया किस तरीके से निकाला। और देखो ये क्वेश्चन देखो और भी अच्छा है, एक्स दे दिया वाई दे दिया, दोनों को इनकी परसेंटेज दे दी कुछ कुछ। ठीक है, एक्स दे दिया वाई दे दिया, और इनकी क्या दे दी परसेंटेज हमें दे दी है, 40% 60% दे दी वाई की, 52 42 नहीं आएगा, क्या 42 नहीं आएगा, 42% नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो निकालते हैं, 42 इनकी परसेंट दे दी, तो बस 42% परसेंटेज को वेट कितना दिया एक्स का 30 से डिवाइड, 60 को इसके वेट से डिवाइड 20। ठीक है, ये खत्म, यहाँ से कितना आएगा 4/30 कितना आएगा हमारे पास बताओ मुझे, 40/30 कितना आ जाएगा 4/3, कितना आएगा ये हमारे पास 4/3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 3, तो इसको मैं 3/1 बोल सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ इसको 3/1 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, सिंपलेस्ट बना रहा हूँ देखो यहाँ पर, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा 4:9, तो क्या आ गया मेरे पास ये 4:9 बन गया, क्या बन गया मेरे पास 4:9, तो अगर ये 4:9 बन गया तो क्या कंपाउंड होगा हमारे पास X4Y4 में क्या होगा X4Y9, समझ में आया, सिंपल सिंपल चीज है। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन इतने एटम ऑफ कार्बन एंड 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है 4 ग्राम कैल्शियम इतने एटम में प्रेजेंट है, कार्बन के इतने एटम ऑफ कैल्शियम, कार्बन के इतने कैल्शियम चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 4 ग्राम कैल्शियम इतने एटम है, वो किसमें क्या है हमारे पास इतने एटम ऑफ कार्बन है, एंड 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना हमारे पास इंपेरिकल क्या फॉर्मूला होगा, देखो कुछ नहीं है हमारे पास क्या दे दिया कैल्शियम दे दिया,
ठीक है जी, कैल्शियम दिया है और क्या दिया हमारा जी, कार्बन दिया हुआ है, 4 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम किसके दिए हुए हैं, कार्बन के दिए हुए हैं। ठीक है, और 4.8 ग्राम क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। तो बस निकाल लेंगे, कैल्शियम ऑक्सीजन, सॉरी कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो बस कैल्शियम का वेट कितना दिया हुआ है जी हमें, 4, डिवाइडेड बाई इसका मोल का वेट कितना होती है, 40। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या दिया, एटम दे दिए किसके, कार्बन के। तो एटम निकाल, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर मोल निकाल लेंगे पहले, मोल ही तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। एक काम करो, तो इसको 22 कर लो, ये 22 है, यहाँ 22 कर लो तो 22 है। ठीक है, तो ये क्या है, 22 है, तो ये 1/10 टाइम्स ये चला जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ऑक्सीजन का क्या दिया, 4.8 ग्राम, तो 4.8 बटे कितना होता है ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट, 16, तो ये कितना टन जाएगा हमारे पास, 0.3। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/10 लिख सकता हूँ ना, या फिर इसको एक काम करो, 3, क्योंकि हमने ये भी उसमें लिया, तो 3/10। ठीक है भाई, अच्छा ये 3/10 हो गया हमारे पास। अब इसको देखो, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसके, हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास 1/10 आया, कैल्शियम क्या है, 1/10, और ये कार्बन कितना है, ये भी हमारे पास क्या है, इसका रेशियो भी 1/10 आ गया, और ये ऑक्सीजन का कितना है, 3/10। ठीक है, इतना इतना हमारे पास आ गया, समझ में आया। अब क्या करो, तो पूरे पूरी इसको रेशियो को क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 से करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1:2, यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, 3, तो 1:1:3, तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या बन गए, Ca कैल्शियम, एक और एक कार्बन, CaC, और ऑक्सीजन कितनी, 3, तो CaCO3, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बन। समझ में है? क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बना इसका हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आया हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आया। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं हम आज। हमने क्या क्या पढ़ा आज, सबसे पहले हमने एटोमिसिटी पढ़ी, देन हमने वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ा, देन हमने क्या पढ़ा, ये सब देख लेना एक बार, वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। ठीक है, किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, फिर हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ी, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हमने। देन हमने क्या पढ़ा, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा, फिर कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ये देखा हमने। ठीक है, ये देखा मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू 100, ये मैंने हमने देखा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, कैसे निकाला, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, फिर उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ से जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखो यहाँ से हमने ये, यहाँ से क्या करा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूले से डिवाइड कर देंगे, और बस क्या आ गया, इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो ये हमारा आज यहीं तक ही था। ठीक है, यहीं तक था, तो मेरे को एक बार बताना आप लोगों के फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ आज। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट क्या करा, मोल कॉन्सेप्ट सेकंड के नाम से, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये तो मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इसमें तो सिंपल चीजें हो गई, परसेंटेज कंपटीशन वगैरह ये सब हो गई, मोल कॉन्सेप्ट सेकंड, वहां पर हम क्या बात करेंगे, वहां पर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज बाई वेट पढ़ेंगे, बाई वेट बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, देन उस इन द लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्टोकियोमेट्री पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम, पीओएसी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम एटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, देन इन द लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, थैंक यू।